वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सेनेट इंतखाबात का और इसी हवाले से जो ओपन बैलेट का मामला है। लग ये रहा है कि अपोजिशन जो है उसने एक बहुत सख्त पोजीशन ले ली है इस सारे मामले के ऊपर। ओपन बैलेट के मामले के ऊपर जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर किया हुआ एक सदारती रेफरेंस है उसकी समाअत जारी है, मगर दूसरी तरफ जो सेनेट इंतखाबात हैं उनकी जो कैंपेनिंग कह सकते हैं, साथ में कागजात जो जमा हो रहे हैं, सब गहमा गहमी जो एक इलेक्शन की होती है वो भी जारी है। मगर इस सारी सूरत हाल के दरमियान अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो तनाव है उसके अंदर मज़ीद इजाफा नज़र आ रहा है। इसी हवाले से नवाज़ लीग की अगर बात करें तो ख़ास तौर पे एक सख्त और वाज़े मौक़िफ़ जो है वो जमात ने इख्तियार कर लिया है। गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसके अंदर उन्होंने ओपन बैलेट मामले के ऊपर जो अदालती समाअत है उस पर तबसरा किया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि महज एक सियासी जमात की ख्वाहिश पर इस मामले का फ़ैसला नहीं किया जाएगा। साथ में उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक मौक़िफ़ पेश किया गया है कोर्ट में उसकी हिमायत कर दी, उसको दुरुस्त करार दे दिया। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है मुसलसल ओपन बैलेट की ना सिर्फ हिमायत कर रहे हैं, मगर अगर आज की मीडिया रिपोर्ट्स की बात की जाए तो उन्होंने काबीना इजलास के अंदर यहाँ तक कह दिया कि ओपन बैलेट की जो मुखालफत कर रही हैं अपोजिशन जमातें वो खुद बाद में पछताएंगी। इसके साथ साथ इस्लामाबाद की जो नशिस्त के ऊपर सेनेट इंतखाब जो है उसके हवाले से भी काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल नज़र आती है। हुकूमत अपने अराकीन की मुखालफत के बावजूद वज़ीर ख़ाजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख को यहाँ से मुंतखब करवाने का जो चैलेंज है वो उन्होंने ना सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया बट उसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। आज भी कहा जा रहा है कि जो काबीना का इजलास हुआ उसके दौरान वफाकी वुज़रा को इस हवाले से टास्क दिया गया कि वो अपोजिशन से भी कांटेक्ट करें हफीज़ शेख साहब को जितवाने के लिए। पीडीएम के जो मुश्तरका उम्मीदवार है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनकी कामयाबी का दावा अपोजिशन कर रही है। तासुर ये दिया जा रहा है कि पीटीआई के अराकीन के साथ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के अच्छे ताल्लुकात हैं और वो इन ज़ाती ताल्लुकात की बिना पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ओपन बैलेट के मामले के ऊपर अपोजिशन ने इतना सख्त मौक़िफ़ क्यों इख्तियार किया हुआ है? सेनेट इंतखाबात के अंदर जो सूरत हाल है वो कितनी दिलचस्प हो सकती है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी साहब। वेलकम टू द शो सर। और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ये सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। वेलकम टू द शो अब्बासी साहब। जी सेनेटर साहब, आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर ये बताइएगा कि मरियम नवाज़ साहिबा का जो ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने इसी सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू की है, ये क्या कोई पार्टी की तरफ से फैसला करके ट्वीट किया गया था? उनको क्यों ये ज़रूरी समझा कि वो भी जो प्रोसीडिंग्स है उसके ऊपर बात करें? और क्या सचमुच कोई गुंजाइश नहीं है किसी किस्म की लचक की आप लोगों के मौक़िफ़ के अंदर, कंसिडरिंग के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और इससे पहले जब आप लोग हुकूमत में थे आप खुद ओपन बैलेट के बारे में इंटरनल पार्टी डिस्कशंस करते रहे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मुख्तलिफ औक़ात में तमाम सियासी जमातें इस बात पर डिस्कशन करती रही हैं कि जब भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन हुआ है वहाँ कुछ क्वेश्चन ज़रूर उठे हैं और वो कभी खौफनाक क्वेश्चन भी थे, कभी दबे हुए लफ्ज़ों में भी लोगों ने इसका इज़हार किया है। लेकिन बहरहाल स्पेशली दो प्रोविंसेस के बारे में, एक प्रोविंस से मेरा और कुंडी साहब का भी ताल्लुक है कि वहाँ हमेशा इस इलेक्शन में बात ज़रूर होती रही है और सियासी जमातें ये समझ रही थी। और जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ है तो उसके बाद ये ज़्यादा आवाज़ें उठी हैं। आपने देखा है कि कैसे के माहौल में कितने लोग खड़े हुए हैं और फिर कितनी वोटें निकली हैं। तो इस सारी जो मामला था, माहौल था, इससे बचने के लिए ये एम्बेरसमेंट थी तमाम हाउस के मेंबरों के लिए भी, और पाकिस्तान की पार्लियामेंटेरियन भी नहीं चाहते थे कि पार्लियामान के साथ कोई ऐसा उसके लिए कोई लोग अल्फाज इस्तेमाल करें। तो ये डिस्कशन ज़रूर होती रही है। हुकूमत की अगर नीयत ठीक होती या हुकूमत वाकई ये काम चाहती तो ये हुकूमत बहुत आसानी से कर सकती थी और सारे इसका साथ जरूर देते। जो बेसिक मेरे समझने में इन्होंने गलती सर, नीयत आपको पसंद ना हो उनकी वो दूसरी बात है, बट उनकी नीयत तो बिल्कुल है, वो चाहते हैं कि ये तब्दील हो। नहीं, वो बिल्कुल नहीं चाहते। अगर वो चाहते, अच्छा, उन्हें बिल्कुल किसी सूरत पे
उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने की जरूरत नहीं है रेफरेंस फाइल करने के लिए। मैं आज भी कहता हूं कि आइन की आर्टिकल 226 बड़ी क्लियर है। जब तक आइन की ये आर्टिकल अमेंड नहीं होती उस वक्त तक सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन शायद ओपन बैलेट के जरिए ना हो सके या कोई और तरीका वाजिया ना हो सके। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, ये कानूनी रिक्वायरमेंट है। ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कुछ कर सकता है, ना हुकूमत कुछ कर सकती है, ना प्रेसिडेंट कर सकती है। ये अख्तियारात आइन में सिर्फ दोनों हैवानों को दिया गया है। ये नेशनल असेंबली और सेनेट अलग-अलग दोनों के पास ये बिल जाएगा, 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेज से पास होगा। ये जॉइंट सेशन में भी 2/3 मेजॉरिटी से पास नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए कदम लगा दी गई है कि दोनों हाउसेज में जाएगा। हुकूमत जो मैंने कहा था कि अगर सिंसियर होती तो आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 4 महीने पहले वो ये बिल भी इंट्रोड्यूस करवाती और दोनों हाउसेज की कमेटी बनाती। वो एक पार्लिमानी कमेटी के नाम से जानी जाती है। वहां डिस्कशन होती है, डिस्कशन होकर मुख्तलिफ ऑप्शन आते, तमाम स्टेक होल्डर को बुलाते और फिर कोई एक ऐसा लाएअमल जरूर अख्तियार करते जिससे ये इलेक्शन में हार्स ट्रेडिंग भी रुक जाती, पैसे का भी इस्तेमाल ना होता, ये आज जो एम्बेरसमेंट हम सारे लोगों के लिए हो रही है वो भी ना होती, और एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाता है जो सबको काबिल कबूल होता। लेकिन हुकूमत ने पहले चली गई है सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं आई, और जब तक सुप्रीम कोर्ट अब सही फैसला नहीं करता उस वक्त तक कोई और ना अमेंडमेंट हो सकती है। फिर ये बिल लेके चले गए नेशनल असेंबली में, इन्होंने वो इंट्रोड्यूस बिल्कुल ठीक सर जी। कुंडी साहब सर ये बताइएगा कि जो आज यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बात की है सर, और जो उन्होंने कहा कि हमसे गुफ्तगू करते, तो आपके ख्याल में क्या ये कोई लचक दिखा रहे हैं गिलानी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जो टॉक की इलेक्शन कमीशन के बाहर, वहाँ पर क्वेश्चन हुआ मीडिया के दोस्तों की तरफ से, तो उन्होंने कहा क्योंकि यूसुफ गिलानी का एक बहुत तवील तजर्बा है पार्लियामेंट में, अगर वो स्पीकर भी रहे हैं, फिर वज़ीर आज़म भी रहे हैं, इस तरह वो वज़ीर भी रहे हैं कई दफ़ा, और पार्लियामेंट में काफ़ी अरसा तक हो रहे हैं। तो माजी में अगर आप देखें जब हमारी हुकूमत थी पिछली, उसमें हमने तकरीबन 100+ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए हैं, और उस वक्त हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी, और हमने यूनानिमसली तकरीबन सारे अमेंडमेंट्स पास किए हैं। तो किस तरीके से किए हैं उसका एक प्रोसेस होता है, पार्लियामेंट में एक प्रोसेस है। उस वक्त भी हमने एक पार्लिमानी कमेटी बनाई थी जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबरान की नुमाइंदगी मौजूद थी, और साथ साथ अपोजिशन के मेंबर्स भी थे। उनको बिठाया, मीटिंग्स हुई, उसमें डिलिब्रेशन हुई, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट आया जिसको हमने यूनानिमसली पास किया। अब यहाँ पे तरीक़ार ये था कि इन्होंने 1 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम ये करना चाहते हैं, फिर उसके बाद पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में डिबेटें शुरू कर दी। क्या आप मुझे बताएं, आप भी मीडिया में हैं, आपने कहीं ये सुना कि कोई पार्लिमानी कमेटी बनी है हुकूमत की तरफ से बन जाए, उनकी इत्तेहाद होगी कि अपोजिशन के साथ रब्ता करते कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं, मीडिया के थ्रू बातें की, फिर सुप्रीम कोर्ट एक चीज़ भेज दी, फिर ऑर्डिनेंस ले आए, और फिर कहते कि अब ये नहीं मानते। सर, इससे पहले जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन थी तब भी उनका कोई रवैया मुख्तलिफ नहीं था, तब आप लोगों ने कोऑपरेट किया, और एक तरफ मतलब कि जब वो स्पीकर साहब बुलाना चाहते हैं तो आप लोग आधा वक्त जाते नहीं हैं, या आपकी तरफ से कोई चला जाता है। PMLN ने देखें, जैसे पिछली दफ़े उन्होंने बुलाया, नवीद कमर साहब गए, PMLN की तरफ से कोई नहीं आया। सो थोड़ी सी कोऑपरेशन तो PDM की तरफ से मतलब कि कोई मूड ही नहीं लग रहा ना, और जब वो और उनका रवैया एज आई सेड आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे मुख्तलिफ नहीं था, तब आप लोगों ने सपोर्ट कर दिया। सो अब आपको भी मतलब कि अपनी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ही नजर आती है PDM की। देखें, पहले आपने स्पीकर साहब की बात की, स्पीकर साहब तो खुद एक कंट्रोवर्शियल है, बंदे बन गए। वो तो नवीद कमर साहब तो सर फिर भी गए थे ना एक मीटिंग के अंदर जहां PMLN नहीं आई थी। देखें, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि स्पीकर साहब PTI के एक वर्कर बने हुए हैं, वो स्पीकर की नहीं है इस वक्त, ठीक है। और फिर जब पेशावर की वो वीडियो है जिसपे अपने MPN पर इल्ज़ाम लगाया कि उसके घर पे हमें जो पैसे मिल रहे थे, तो उसके बाद और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गए। अब आप कहते हैं कि जी क्या देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐसे नहीं होती जिस तरह ये करना चाहते हैं, और फिर ये करना चाहते हैं कि सिर्फ आप जो सेनेटर्स हैं ये मुंतखब करें शो ऑफ हैंड के ज़रिए, लेकिन जब चेयरमैन सेनेट बनेगा उसमें हमने हाउस रीडिंग करनी है, उसमें जो है हमने जो है वो शो ऑफ हैंड नहीं करना, हमने स्पीकर के इलेक्शन में शो ऑफ हैंड नहीं करना, हमने डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन सेनेट में शो ऑफ हैंड नहीं करना। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अमेंडमेंट्स हैं, अमेंडमेंट्स जो हैं वो पार्लियामेंट करती है। अगर आप अपने इख्तियारात किसी और इदारे को देंगे, फिर आपकी पार्लियामेंट की, जब आप पार्लियामेंट में अमेंडमेंट से नहीं कर सकते, आप डायलॉग से नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली वो हुकूमत है कि जो कश्मीर के इशू पे सबको इकट्ठा नहीं कर सकती। जब कश्मीर की मीटिंग हुई थी और जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद थी, वहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, उसमें सिर्फ एक शख्स मौजूद नहीं था जिसका नाम इमरान खान था। जो शख्स मतलब है कि कश्मीर पे इस मुल्क के सबको इकट्ठा नहीं कर सकता, तो इन चीज़ों पे कैसे कर सकते हैं। आज आप देखें,
वो इतने बौखलाहट के शिकार हैं। आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की स्क्रूटनी थी, उनने टाइम मांगा इलेक्शन कमीशन से कि हमें टाइम दिया जाए, इलेक्शन के नुमाइंदों को 3 बजे का टाइम दिया, फिर उन्होंने कल 9 बजे का रख दिया। मतलब इलेक्शन कमीशन पे हम भी बहुत से सवाल उठाते हैं। माजी में उन पे जो है जो इलेक्शन हुए हैं उस पर बहुत सवाल थे। उसके बाद जब ये इलेक्शन आ रहा था सेनेट का, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने उनको लेटर लिखा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्टी की तरफ से, कि 2 दिन जो है आपने बहुत शॉर्ट रखे हैं, इसको ज़रा एक्सटेंड। बात सुन ली सर आपकी, हाँ। बात मुकम्मल, उस पर हमें मेहरबानी करें, क्योंकि लोगों ने अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, बाकी चीज़ें, बैंक अकाउंट, बाकी चीज़ें इकट्ठी करनी है, और कोई कहाँ पे कोई कहाँ पे, तो ये चीज़ नहीं। हमें फ़ोन किया गया, हमारे सेक्रेटरी जनरल को फ़ोन आया कि ये चीज़ हम नहीं कर सकते, सॉरी, ईसीपी की तरफ से। और आज नैयर बुखारी साहब ने वो बात दोहराई वहाँ पर, और फिर रात गुजरी, और रात के किस पैर किसका फ़ोन आया हमें नहीं पता, और अगले दिन वो दो दिन एक्सटेंड हो गया। तो आपके हक में आया ना फ़ोन? नहीं, हमें तो जवाब दे दिया गया था ना। फिर हमें पता चला कि पीटीआई तो जो है टिकटों पे आपस में लड़ी हुई है, इनको ये पता नहीं हम टिकट किसको दे रहे हैं। पता चलता है कि कोई मतलब है कि बलूचिस्तान से निकल आता है, कोई केपी और सिंध से निकल आते हैं, उन पर एतराज़ात हो जाते हैं कि ये तो आपकी पार्टी में भी नहीं है, पार्टी में शामिल भी नहीं हो, टिकटें मिल गई हैं, किसी को क्या मिले। तो उसकी वजह से जो है इलेक्शन कमीशन जो है उस पर क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने उनके लिए ये डेट एक्सटेंड किए। और आप देखें, गिलानी साहब ने 2018 का इलेक्शन लड़ा है, उनको उनकी कागज जो सुप्रीम कोर्ट ने लड़ने कर दिया, लेकिन इतनी ये हुकूमत खायफ है कि हमारे पास भी बहुत से एतराज़ात थे। सर हमारे साथ हुमायूं अख्तर खान साहब है, एक वन लाइनर जी, हमारे पास बहुत से एतराज़ात थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से, लेकिन इस हवाले हमारे साथ भी फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन हमने कहा नहीं, हम मैदान में मुकाबला करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें अपने मेहमानों के साथ और हम बात करें सेनेट इलेक्शंस के हवाले से और इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स चली। जी हुमायूं साहब माफ़ करिएगा, सर बताइएगा, कुंडी साहब ने बात की, वही बार बार अपोजिशन की तरफ से इल्ज़ाम लग रहा है, शिकायत हो रही है। सर क्या आप लोगों ने उनके साथ बैठ के बात नहीं की, स्ट्रीम वो जिसको कहते हैं ना बुलडोज करने की कोशिश की हर चीज़ को? अगर आप यही गुफ्तगू उनसे कर लेते, रीच आउट कर लेते, कंसेंसस से हो जाता तो गालिबन मामला हल हो जाता। फर्क पीपल पार्टी का जो ये जो दौर गुजरा पीपल पार्टी का 2008 से 13, 2013 से 18 पीएमएलएन का, इसमें फर्क ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद ये जो 2 बड़ी पार्टीज हैं, पीपल पार्टी और पीएमएलएन, इनकी फिलॉसफी है यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर्स। वो जहां सर ये तो सियासत के लिए एक्सप्रेशन आप हर चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ना। आपकी एमक्यूएम के साथ ताल्लुकात भी हम इसी तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। वेल आरफा, आप थोड़ा वो जमाना याद कीजिए 90 की दिहाई का, उसमें जो हालत थी पीएमएलएन की और पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो रिलेशनशिप थी, हमारी सोच और है, हमारा एक फोकस अकाउंटेबिलिटी पे है। और आपने देखा है कि पनामा की वजह से या ये जो जाली अकाउंट्स केस था एफआईए का, जिसमें दोनों केसेस सुप्रीम कोर्ट की जेआईटीज बनी और मुकदमे सुप्रीम कोर्ट से आगे भेजे गए, ये पिछले 2.5-3 साल की सियासत ये चल रही है कि बड़ी पार्टीज जो हैं वो अपनी अपनी लीडरशिप बचाने के चक्कर में। हम 100 बार बात करने को तैयार हैं, लेकिन अनकंडीशनल बात होनी चाहिए। ये ना हो कि हम सेटअप पे जाएं या नैब चेंज कराने जाएं और आप एक पूरी लिस्ट ले आए कि जी पहले हमारी लीडरों के लिए ये किया जाए और उसके बाद हम जाके आपसे बात करेंगे। सर अनकंडीशनल बात तो आपके पार्लियामेंटेरियंस भी नहीं कर रहे। देखें आजकल वो कितना मतलब कि हर रोज कोई कह देता है, शिकायत करता है, नाराज होता है, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब उनको ऐसी मुलाकातों के लिए बुला रहे हैं जो उन्होंने पिछले 2.5 साल में नहीं की। हमेशा आरफा, हमेशा ऐसे होता है। आप जब भी तो सर दिस इज व्हाट इज कॉल्ड यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स। आई हैव ऑलवेज सीन, आई हैव सीन नवाज शरीफ के दौर, मरूमा बेनजीर भुट्टो का दौर, आसिफ अली जरदारी का, एंड लीडर मसरूफ होता है, प्राइम मिनिस्टर मसरूफ होता है, और जब ऐसे वक्त आते हैं जब मेंबरान के वोट्स की जरूरत होती है तो एक मुलाकातों का सिलसिला बिल्कुल चल रहा होता है। इसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं है जो इस दफा हो रही है। तो सर वही तो मैं कह रही हूँ कि जो अपोजिशन जमातें भी आपसे अगर कुछ चाहती हैं तो वो भी वही प्रिंसिपल हुआ ना।
वेल वी आर प्रिपेयर्ड टू टॉक, एक्सेप्ट के अगर हम सेटअप के लेजिस्लेशन करें या नैब लॉ चेंज करें या किसी, देखें जब इनकी मर्जी होती है, वो आर्मी एक्ट में चेंज होना था तो सारे इकट्ठे होके बैठ गए। अभी भी मैं इस चीज को बहुत अहमियत दे रहा हूं कि पीडीएम मूवमेंट के फेल होने के बाद और हमें किसी किस्म की कोई ट्रैक्शन नजर नहीं आ रही कि आगे लॉन्ग मार्च होगी कि शॉर्ट मार्च होगी। अब उसमें जो पीपल पार्टी के फैसले थे आपके सामने हैं। पीपल पार्टी ने रिजाइन करने से इनकार कर दिया, वो उन्होंने सेनेट का इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया और अल्टीमेटली फिर बाकी पार्टीज भी सेनेट के इलेक्शन में आगे आई। अब आप सुनने में आ रहा है कि अजीबोगरीब बात कि मरियम साहबा, अगर किसी की भी किसी इंसान की भी सेहत की प्रॉब्लम है तो हम दुआगो हैं, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि मरियम साहबा बाहर जानी चाहती हैं एक छोटी सी कोई मेडिकल इशू रिजॉल्व करने के लिए। ये तो बहुत ही अजीबोगरीब सी सिचुएशन है सर। यही पहले वो देखिए ना आरफा, पहले वो खामोश रही, नवाज शरीफ साहब ऑल ऑफ ए सडन बाहर चले गए, फिर मरियम साहबा एक साल खामोश रही, ना कोई ट्वीट आया ना कुछ आया, फिर बहुत एक्टिव हो गई। सर और अब एक वेरी क्विकली सो वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम जवाद अब्बासी साहब। जी अब्बासी साहब, मरियम नवाज साहिबा, सर ये क्या एकदम मामला मरियम नवाज साहिबा ने उठा दिया है अपनी सेहत के हवाले से? कोई सर्जरी है, वो बाहर जाना चाहती हैं? इतने अरसे में तो हमने ऐसी कोई बात नहीं सुनी। मैं आपके क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड करने से पहले सिर्फ मैया साहब से इतनी रिक्वेस्ट कर लूँ कि मैया साहब, पार्लियामान में हुकूमत और अपोजिशन दोनों का स्टेक होते हैं, दोनों मिलकर कानून साजी करती हैं। दुनिया की सारी जमहूरियत में अगर अब हुकूमत ये समझे कि अपोजिशन दुश्मन है, अपोजिशन को हम काम नहीं करने देंगे, अपोजिशन से हम बात नहीं करेंगे, अपोजिशन को गाली देने से अगर उनकी तसल्ली हो, तो नहीं ये जमहूरियत की खिदमत है और ना ये पार्लियामान की खिदमत है और ना ही इस तरह पार्लियामान का निज़ाम आगे चल सकता है। बदकिस्मती से आपने इस पार्लियामान को इररिलेवेंट बनाने में पूरा रोल अदा किया है कि आप सुबह अगर आपके साथ कोई बैठे और बात करे किसी भी कानून साजी पर, आप पार्लियामेंटेरियन रहे, कुंडी साहब रहे, पार्लियामान के अंदर हमेशा पार्लियामान हुकूमत और अपोजिशन बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं लेजिस्लेशन के लिए। लेकिन आपसे अगर कोई बात किसी लेवल पे भी करे तो शाम को आप गाली देते हैं, शाम को आप कहते हैं नारोआ मांग रहे थे, शाम को कहते हैं आप अपने केसेस छुड़ा रहे थे। ये वो सारे बुतान और इल्ज़ाम हैं जो हुकूमत ने लगाकर इस मुल्क की पार्लियामान के साथ और इस मुल्क के लोगों के साथ कोई खिदमत नहीं की है। अगर अपोजिशन कोई सवाल पूछती है, ये अपोजिशन का राइट है, सारी दुनिया की जमहूरियत में अपोजिशन हुकूमतों से सवाल पूछती है। मरियम नवाज साहिबा की सेहत के हवाले से हमें बताइएगा ना सर। तो वो जवाब देने के बजाय अगर गाली दें तो फिर मामलात इस तरह हो जाते हैं आज जिस तरह है। जहां तक आपने कहा है जी मरियम नवाज साहिबा का, उन्होंने ना ही तो हुकूमत से कहा है कि मेरा नाम ECL से निकाले, उनका नाम ECL पे है, ना इनको कोई दरख्वास्त किया और ना इनको करेंगे। उनका पासपोर्ट जो है वो अदालत के अंदर है, अगर कोई चीज़ हमें करनी होती तो अदालत से मांगते। उन्होंने कहा है कि मुझे ज़रूरत थी भी अगर जाने की तो मैं इन हुकूमत से नहीं मांगूंगी और नहीं जाऊंगी। ये बात जो है वो असल बात है, वो सामने लानी चाहिए कि अगर मुझे सर्जरी कराने की ज़रूरत भी हो फिर भी मैं इस हुकूमत से कोई मदद नहीं मांगेंगे, ना इससे अपील करेंगे, ना इन्हें कहेंगे कि हमारा नाम ECL से निकालें। और बाकी मामलात जो है वो अदालत के अंदर है, पासपोर्ट अदालत के अंदर है। जब तक अदालत तो उनका कोई इरादा नहीं है सर इस सर्जरी के लिए अदालत से भी रुजू करने का, ना ही कोई इरादा इनसे बात करने का है किसी तरह भी। जी कुंडी साहब, सर फिर बताइएगा, आई मीन लाइक व्हाट इज योर कैलकुलेशन यूसुफ रजा गिलानी साहब को, सर जो आप इतने कॉन्फिडेंट लग रही है ऑपोजिशन, खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आज मतलब कि कुछ कॉलम निगारों ने ये भी जिक्र किया कि अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब के बारे में उन्होंने ये इल्ज़ाम सा लगाया कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के बारे में अगर आप सीरियस होते, संजीदा होते तो उनको सिंध से खड़ा करते, या आपने उनको हराने के लिए इस्लामाबाद से खड़ा किया और इससे एम्बैरेसमेंट सारी PDM की होगी। नहीं, इसमें कोई बात नहीं कि एम्बैरेसमेंट PDM की होगी। हमारे देखें, अगर आप देखें तो हमारे नंबर्स इस वक्त पूरे नहीं हैं। अगर आप अपोजिशन हुकूमत को देखें, अपोजिशन को इस पर ऊपर से तो बिल्कुल पूरे, ठीक है, हाँ। हुकूमत को इस पर एज हासिल है, लेकिन हुकूमत की कुछ ऐसी इत्तेहादी हैं जो हुकूमत से खफा हैं, हुकूमत के ऐसे मेम्बरान हैं जो हुकूमत से खफा हैं और ओपनली बोल रहे हैं, हमने नहीं कहा, वो खुद ही बोल रहे हैं, इल्ज़ाम तो खुद लगा रहे हैं। तो इस वजह से, और यूसुफ रज़ा गिलानी एक कंसेंसस कैंडिडेट हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी पे, क्योंकि माजी में जब वो 4 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्हें इस पार्लियामेंट के हुकूमत और अपोजिशन बेंचों को बड़ा, कोई भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की,
बराबरी की बुनियाद पर चलाया। हल्कों में जो फंड्स थे वो कुछ ऐसे मेंबरान भी थे अपोजिशन के जिनको हुकूमत से ज़्यादा फंड्स भी दिए होंगे उन्होंने। बाकी चीज़ें भी ऐसी, अगर आप उस वक्त के फाटक को देखें, उस वक्त जो उन्होंने डेवलपमेंट की, आज आप फाटक जो फॉर्मर फाटक के मेंबरान से पूछें कि क्या फ़र्क है, तो ये चीज़ें जो हैं वो है। दूसरी बात यह कि देखें, आपका अपना एक जमहूरी हक़ है तजिया करने का, मेरा अपना एक हक़ है, हर किसी का अपना एक हक़ है। देखिए, इसलिए हमने लगाया क्योंकि इससे बेहतरीन कैंडिडेट इस वक्त हमारे पास, इस वक्त PDM के पास इस्लामाबाद में मौजूद नहीं था। और दूसरी बात ये देखें, अगर हम ये अपसेट करते हैं तो उसमें जो आप देखें कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है PDM की जमात। सर, और अगर अपसेट नहीं करते तो फिर क्या होगा? देखिए, इलेक्शन में हार जीत तो होती रहती है। अगर पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी को आज कहती, यूसुफ रज़ा गिलानी के अगर आप पंजाब से कंटेस्ट करें तो पंजाब से भी कंटेस्ट करते हैं। ये तो पार्टी के बोर्ड का, पार्टी के चेयरमैन का, पार्लिमानी बोर्ड का एक फैसला था। हालांकि वो खुद, उन्होंने आपने देखा, वो नहीं लड़ना चाहते थे। तो सर, ये बात फिर कहाँ से आई कि अगर वो जीत गए तो इट्स एज गुड एज अ नो कॉन्फिडेंस वोट? ये क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं, जो मतलब कि ये डिबेट को इस तरफ मोड़ा है? नहीं, ये तो देखें, ये तजिया निगार कह रहे हैं। देखें, उनका तजिया अपनी जगह पे देखें। नो कॉन्फिडेंस और सेनेट के इलेक्शन में बहुत फ़र्क है। हो सकता है कि कुछ ऐसे मेंबरान हैं कि जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हों, कुछ ऐसे मेंबरान हैं जो शायद वो शेख साहब को वोट ना देते हों, ये भी हो सकता है ना। So it is not as good or as bad as a no confidence move. देखें, अगर आप देखें और इखलाकी जवाब को देखें तो इट्स जस्ट ए पार्ट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑल्सो, कि जब आप हार जाते हैं तो फिर तो नो कॉन्फिडेंस है हुकूमत के ऊपर। और सर, अगर आप नहीं हारते तो फिर PDM के लिए भी तो एम्बैरेसिंग नहीं। देखें, हमारे नंबर्स पूरे नहीं इस वक्त भी, हम कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त बुखलाहट किसकी है? हुकूमत की है। आप देखें किस तरीके से वो, कोई बुखलाहट नहीं। आज आप देखें 50 वकील पेश किए उन्होंने, अपना जो उनके कवरिंग कैंडिडेट है, हमने कहा आप लड़ रहे हैं इलेक्शन या शेख साहब लड़ रहे हैं? हमने सवाल किया तो हमने कहा हमारी ख्वाहिश है कि आप लड़ें। जो उनके कवरिंग कैंडिडेट थे, मुझे उनका सॉरी नाम भी नहीं आता, तो अच्छा होता कि शेख साहब वो ये चीज़ दाखिल करते। लेकिन हमारे पास बहुत सी चीज़ें थी, मैंने पहले कहा शेख साहब के मुतालिक, जो हम नहीं जमा करना चाहते। हम कहते हैं मुकाबलों मैदान में, मुकाबलों में क्या ये शुरू हो जाएंगे, जी इसने ये किया, इसने हो गया, सब दुनिया को पता है क्या चीज़ है। लेकिन अब मेरे भाई मोइन अख्तर साहब ने बिल्कुल टर्न करके वो फैटफ उधर चले गए। देखिए, फैटफ का और इशू था। देखिए, मोइन साहब जो है मुझसे पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, इनका बहुत तजर्बा है पार्लियामेंट में। देखें, अगर आप बहुत भी इख्तलाफात हों, अपोजिशन हुकूमत कुछ इशूज़ पे बैठती हैं आपस में, क्या इन्होंने ये वो रोल प्ले किया है? आप कहते हैं कि आप मेरे साथ 1 साल पहले आपने मेरे साथ हाथ नहीं मिला तो शायद आप मुझसे भी अभी हाथ नहीं। देखिए, अगर आप चाहते थे तो आप एक पार्लिमानी कमेटी बनाते, शायद हम उसमें अच्छी तजावीज़ आपको देते। हम ये भी कहते हैं कि जी अगले जो सेनेट का चेयरमैन है उसका इलेक्शन भी ऐसे कराओ, क्योंकि जिस तरीके से आपने 14 लोगों को ख़रीदा था और आपने हाउस रीडिंग की थी, जिस वक्त अदम एतमाद की तहरीक आई थी, ठीक है, हमने तो अपने एक मेंबर को निकाल लिया था, हमने उनसे इस्तीफ़ा मांगा था। लेकिन जब जैसे ही हमने उससे इस्तीफ़ा मांगा, उसके बेटे को PTI ने कबूल कर लिया और उसको सेंटर बना दिया। तो मतलब ये चीज़ें अगर आप समझते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं, तो बहुत से ऐसे इशूज़ हैं। जैसे मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में कहा कि आपके अपने MP ने उस वक्त के स्पीकर और CM पे इल्ज़ाम लगाया था कि वो ये हैं। फिर आपने हमें बड़ी अखलाकियात का दर्ज दिया कि जी इसको ऐसे नहीं हो जाए। इल्ज़ाम तो सर आपकी जमात पे भी लगा रहे हैं ना लोग। हाँ। अब इमरान खान साहब ने कहा 70-80 करोड़ रुपए पे टिकटें बिक रही हैं। उन्होंने तो मेंबर कहा, लेकिन वो समझ नहीं थी, उनको किसी ने बता दिया था ऐसे हो रहा है, तो वही तो वो 80 करोड़ रुपए की टिकट तो बलूचिस्तान में बिकी थी। जिस शख्स को ये पता नहीं था कि मैं कौन सी पार्टी का कैंडिडेट हूँ, PTI को ये पता नहीं था कि ये हमारा कैंडिडेट कहाँ से आ गया। फिर KP में ऐसे कैंडिडेट जिन पर इल्ज़ाम लगे, फिर सिंध में ऐसे कैंडिडेट जिन पर इनकी पार्टी ने इल्ज़ाम लगे, हमने नहीं लगाया। फिर अगर आप इतना ही हमें दर्स देते हैं पाक साफ होने का, तो फिर अपने कैंडिडेट्स को भी तो देख लें। बिल्कुल सही। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें अपने मेहमानों के साथ, हम बात करें सेनेट इलेक्शन के हवाले से और साथ में जो सियासी सूरत हाल है। जी हमायूं साहब, सर सेनेट का इलेक्शन तो जिस तरह होगा, बट इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, सर क्या लगता है आपको कि क्या आप लोगों को उम्मीद है कि जो फैसला ऐसा आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह सकेगी कि उनके हक में आया? देखिए, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है और मैंने जो मुल्क के आईनी एक्सपर्ट्स हैं और हमारे अपने जो मिनिस्टर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, ये एज ऑफ राइट नाउ, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 जिसके तहत ये सीक्रेट बैलेट से सेनेट इलेक्शन होना था, वो हैज बीन ओवररिडन बाय द न्यू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस कह रहा है कि वो ओपन बैलेट होगा, एक्सेप्ट ऑर्डिनेंस ये कह रहा है कि बिकॉज गवर्नमेंट एक ओपिनियन लेने सुप्रीम कोर्ट के पास गई है कि वेदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड और थ्रू चेंजिंग द लेजिस्लेशन ओपन बैलेट सेनेट में हो सकता है, जो कि गवर्नमेंट का व्यू है।
तो अगर सुप्रीम कोर्ट रूल्स अदरवाइज तो फिर ये जो ऑर्डिनेंस नल एंड वॉइड हो जाएगा एंड दी सेनेट इलेक्शन विल बी एज ऑलवेज ए सीक्रेट बैलेट इलेक्शन. दिस इज आवर व्यू. नाउ आई डोंट नो प्रोसीडिंग्स में क्या हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट कैसे सवाल पूछ रही है, बट वी हैव गॉन देयर फॉर एन ओपिनियन एंड वी हैव लिंक्ड दी and you're hoping for an opinion that will suit you. जी कुंडी साहब, सर जो hope for the best. बिल्कुल सही सर, one should always hope for the best. सर आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, मतलब कि दिस इज जस्ट ले पर्सनस व्यू, के वहाँ गए तो हुकूमत एक ऐसा रेफरेंस लेके थी जिसमें एक लीगल पॉइंट कोर्ट ने डिस्कस करना था ना, ये डिसाइड करना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या ऑर्डिनरी चेंज इन लॉ. पर जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस साहिबान बात कर रहे हैं ईसीपी के जिम्मेदारी के हवाले से और ईसीपी ने क्या किया है या क्या नहीं किया, आपके ख्याल में ये इस रेफरेंस के नीचे वो इस तरफ डिबेट को लेके जा सकते हैं? सर देखिए, डिबेट तो हुकूमत ने खोली है ना. आप खोली तो है, एक चीज़ है कि देखें, आपको सब कुछ जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ही होना है. अगर आप अभी जो है आपने साथ, जब ये कोर्ट में था, आपने साथ जो है वो ऑर्डिनेंस ले, आप इस इदारे को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं. पहले भी पीटीआई ने काफ़ी इदारे कंट्रोवर्शियल बनाए, अब वो अदलिया को जो है कंट्रोवर्शियल बनाना चाहती है कि उन्होंने ऑर्डिनेंस भी साथ दे दिया और साथ उससे वो भी. फिर ईसीपी का जो रिप्लाई आज जो जमा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी सबके सामने है. देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ईसीपी ने कहा कि इसमें हमें जो है कुछ नज़र नहीं आया जो करप्शन से, और ये जो है एक प्री प्लान प्रेसिडेंट जो ने ऑर्डिनेंस भेजा है, कोई प्री प्लान कोई वो है, मंसूबा है, जो भी है, उन्हें मतलब प्रेसिडेंट को मैं क्या कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँ, पीटीआई के अल्फाज तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता कि वो शायद नशर भी ना हो, लेकिन उन्हें जो जो लाइव शो है, I'll get into trouble, उन्होंने मतलब है कि वो फाइल जो उठा के फेंक दी है एक किस्म की उन्होंने प्रेसिडेंट साहब के दफ्तर में, तो मतलब है वो तो रिप्लाई है. लेकिन एक चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपने करनी है. आप सिर्फ वही मैंने बात की, आप जब स्पीकर का, चेयरमैन सेनेट का, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन आपको कह रहा है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ है तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही करनी है. फिर आप कल अगर ये कहेंगे, फिर आप कल बोलेंगे हमने सदारती निज़ाम लेके आना, चलो सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं. फिर आप कहेंगे हमने एनएफसी को जो है रोल बैक करना, तो आप सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे. फिर आप पार्लियामेंट में क्यों बैठें? जब आप अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में देंगे तो आपके साथ ये से लोग जो आज आप कर रहे हैं. लेकिन मैं समझता हूँ अगर इनको बहुत ही शौक है, सेनेट का इलेक्शन गुजर जाए, बैठ जाए पोजीशन के साथ, ले आते अमेंडमेंट. कोई इलेक्शन तो ये तो 3 साल बाद ही होना है. पाकिस्तान में तो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन भी 2-3 साल बाद हुए हैं, तो ये 3 साल बाद अगर आ जाते सेनेट का इलेक्शन हो जाए, उसके बाद हम देखेंगे बहुत ज़्यादा संजीदा हैं जो कि होते नहीं अनफॉर्चुनेटली, तो फिर नज़र आ जाएगा. अब्बासी साहब, सर योर व्यू ऑन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, आपके ख्याल में कुंडी साहब की तरह नहीं कोई सिवाय इसके कि वो कहें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास? जी बिल्कुल, मेरा बड़ा अरसे से कंसीडर ओपिनियन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये कैसे काम के लिए चले गए हैं, जहाँ से उन्होंने अल्टीमेटली यही कहना है कि आइन की आर्टिकल 226 बड़ी क्लियर है, जब तक उसमें अमेंडमेंट नहीं लाते उस वक्त तक सेनेट के इलेक्शन के लिए जो मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है वो सीक्रेट बैलेट पेपर या और उसी तौर पर रहेगा. जो हमारे सब बात कर रहे थे उस बात की कोई इसलिए नहीं है कि ये एक सादा लॉ नहीं है. ये इलेक्शन जो लॉ है 2019 का, उसके नीचे सेनेट के इलेक्शन नहीं हो रहे. सेनेट के इलेक्शन को जो प्रोविजन रूल कर रही है, जिसके एम्बेड में आती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है 226. जब तक उसमें अमेंड नहीं करेंगे और उसके अमेंडमेंट का तरीका मैंने पहले बता चुका हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती, कोई और अदारा भी नहीं कर सकता, वो पार्लियामान ही करेगा. तो मेरा ख्याल है कि ये अल्टीमेटली ये मामला जो है दोबारा पार्लियामान के अंदर ही जाएगा. लेकिन बदकिस्मती से ये अच्छा काम था, इस वक्त हुकूमत को कर लेना चाहिए था. ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो जाने चाहिए थे. प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस इलेक्शन को जितना डिस्प्यूटेड बना दिया है, खुद ये बात कह के कि बलूचिस्तान के अंदर 40 से 70 करोड़ रुपया लोग दे रहे हैं एक वोट के लिए, उनके नाम भी नहीं बता रहे. फिर कह रहे हैं कि लोगों ने बैग खोले हुए. आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि दुबई और पाकिस्तान के बड़े इलाकों में बैग खोल के खरीदे जा रहे हैं. ये जब हुकूमत ऐसी बातें करेगी तो फिर आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इस इलेक्शन की क्या अहमियत छोड़ेंगे, इनकी हैसियत आप छोड़ेंगे? आप इतना इस इलेक्शन को आपने इस दफा डिस्प्यूटेड बना दिया. इन असम्बलियों को के बारे में फिर लोग तरह तरह की बातें करेंगे. हुकूमत ऐसी बातें कभी नहीं. सर वो डिस्प्यूटेड तो है, जनरल इलेक्शन भी बहुत था. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारी शिरकत की. नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही. विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम.